फैजान साहब, सबसे अहम सवाल तो यही है कि एक सब्सिडी दी गई थी, एक कैप रखी गई थी कि 200 यूनिट्स तक जो बिजली इस्तेमाल कर रहा है उसको जो है वो प्रोटेक्ट किया गया कि इतना बिल आएगा। और अब उसके हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि उसको रीथिंक किया जा रहा है। तो क्या ये सब्सिडी खत्म करने जा रहे हैं, और अगर खत्म कर रहे हैं तो फिर किस तरह आवाम को रिलीफ दिया जाएगा? देखें, जो आपने कहा है ना कि 200 यूनिट से कम कैटेगरी वाले लोगों के लिए सब्सिडी खत्म करने जा रहे हैं, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि सब्सिडी करने जा रहे हैं या खत्म करने जा रहे हैं। बेसिकली ये है कि उस सब्सिडी की जो सही एलिजिबल कंज्यूमर्स हैं, उसका हम आइडेंटिफिकेशन का एक मेथड है, उसको हम लागू करके और जो सही हकदार है उस सब्सिडी का उसको आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। तो और इसकी जो अभी फिलहाल इसकी आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस जारी है, जिसमें क्यूआर कोड के थ्रू बिलिंग के ऊपर बिल्स के ऊपर एक क्यूआर कोड आता है, उसको स्कैन करके आप वहां जाके अपना सीएनआईसी नंबर के थ्रू उसको रजिस्टर कर लें। और उसके बाद जब खातिर ख्वाह मिकदार में लोग एक उसको रजिस्टर हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स फिर इस पे ये जो एलिजिबल है उसकी सब्सिडी वो एज इट इज कंटिन्यू रहेगी। और जिसकी एलिजिबिलिटी नहीं होगी वो फिर उस सब्सिडी से महरूम हो जाएगा, या उसका वो चूंकि हकदार नहीं होगा तो उसकी वो सब्सिडी खत्म हो जाएगी। फैजान साहब, ये आइडेंटिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या होगा? किस तरह आप लोग यकीन दहानी करेंगे कि ये बंदा यहाँ पर फॉल करता है या नहीं करता? जी, देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है उसका जवाब यही है कि वो कंटिन्यू रहेगी। अभी जब तक ये आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोसेस है, तो ये एज इट इज, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो एज इट इज जारी रहेगी जो सब्सिडी उनको मिल रही है। बाकी जो आपका दूसरा सवाल का जवाब है वो ये है कि देखें, जैसे कि मैंने कई दफा पहले भी और मिनिस्टर साहब ने खुद भी पहले फरमाया हुआ है कि आज से 3 साल पहले कुछ तकरीबन 94 लाख 95 लाख कंज्यूमर्स जो थे वो इस सब्सिडी के लिए अहल थे। और गुज़िश्ता 2-3 सालों के अंदर अंदर ये जो क्वांटिटी है या जो कंज्यूमर की तादाद है, ये कोई तकरीबन 2 करोड़ 10 2 करोड़ 15 लाख के आसपास ये पहुंच गई है। तो जो दो डबल से भी ज्यादा ये हो गई है। तो उसमें देखने में ये आ रहा है कि बहुत सारे लोगों ने डबल मीटर्स लगाए हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने डबल क्या ट्रिपल या उससे भी ज्यादा मीटर्स एक उस पे लगाए हुए हैं अपने घरों पे। और वो इसके लिए अहल नहीं है। और इसके अलावा फिर ऐसा भी है कि जैसे बहुत सारे लोगों ने सिंगल फेस कंज्यूमर्स हैं, उन्होंने सोलर लगा के 15-20-30 लाख रुपए का सोलर लगा के, और वो अब इस कैटेगरी 200 की कैटेगरी के अंदर आ गए हैं। और चूंकि वो अंदर आ गए हैं तो बस अब उनको भी सब्सिडी मिल गई है। तो एक ऐसा कंज्यूमर जो 20-30 लाख रुपए अफोर्ड कर सकता है, और या 10 लाख रुपए वो अफोर्ड कर सकता है, तो वो क्या इस कंज्यूमर इस सब्सिडी के लिए अहल है? मेरे ख्याल से तो नहीं है। तो लिहाजा इस तरह के भी कंज्यूमर्स को आइडेंटिफाई करके और फिर जो एक्चुअल हकदार है जो इस सब्सिडी के लिए, उन तक ये सब्सिडी पहुंचाना बड़ा जरूरी है। इससे मैं आपको एक और बात भी बताता चलूं कि जब आप इस तरीके से एक्चुअल जो असल हकदार हैं इस सब्सिडी के उनको करेंगे, और जो जो बाकी हैं उनको इससे नाअहल करार दे देंगे, तो उससे आपकी जो सब्सिडी जो अभी 512 अरब रुपए पे है, ये खातिर ख्वाह कमी हो जाएगी। और चूंकि जब खातिर ख्वाह कमी हो जाएगी तो आप देखिएगा कि जो ओवरऑल कंज्यूमर का टैरिफ है, जिसमें टाइम ऑफ यूज वाले भी आते हैं, जो 3 फेज के कंज्यूमर्स हैं, जो बाकी रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स हैं, या जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं, जिनके जो इनको इस कैटेगरी को क्रॉस सब्सिडाइज कर रहे हैं, आप देखिएगा ओवरऑल जो टैरिफ है वो सबका कम हो जाएगा। तो ये एक विन विन सिचुएशन हो जाएगी हर एक के लिए। अब जरा फैजान साहब इस चीज़ को समझते हैं, अपने नाज़रीन तक भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब मामला ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो किराए पर रहते हैं, और फिर ये भी मामला है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में एक ही घर में 2 से 3 फैमिलीज भी रह रही होती हैं। तो क्या ये भी फैसला किया जा रहा है कि एक रिहाइश पर एक से ज़ायद मीटर नहीं लगाया जाएगा? और अगर ऐसा फैसला किया जाता है तो फिर उस सूरत हाल के अंदर क्या हल तजवीज़ किया जाएगा अगर मुख्तलिफ फैमिलीज ही एक ही घर में रह रही हैं तो? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि इसकी क्लैरिफाई करना इसको बहुत जरूरी है। देखें, अगर एक ही घर में 2 से 3 लोग रहते हैं, खानदान रहते हैं, मुख्तलिफ खानदान रहते हैं, तो आपका, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके उस खानदान का जो नंबर है ना, वो नादरा ने अलग एक डिटर्मिन किया हुआ है। तो आपका एक अलग खानदान है, उस खानदान के तहत अगर आपका आप रजिस्टर हुए हुए हैं तो आपके लिए वो उसके लिए किसी किस्म की परेशानी की जरूरत नहीं है। आप उसके थ्रू रजिस्टर हों, और अगर उसके थ्रू रजिस्टर हो के आपकी एलिजिबिलिटी निकलती है तो आपको वो सब्सिडी मिलती रहेगी, चाहे आप एक ही घर में 4 फैमिलीज रह रही हैं और चारों का अलग अलग कनेक्शन है। तो ऐसे खानदानों को या ऐसे फैमिलीज को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जरूर उसको रजिस्टर करवाएं,
और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जी हम उसके कोई मीटर काटने जा रहे हैं, या 2 से 3 से ज्यादा अगर मीटर लगे हुए हैं मीटर काटने जा रहे हैं। हाँ, अगर एक ही खानदान का आदमी है और उसने 4 अपने नाम पे ही मीटर लिए हुए हैं और वो एक ही प्रेमिसेस पे हैं, तो वो फिर आप, मेरा ख्याल है आप भी मेरे साथ ये एग्री करेंगे कि वो तो इस सब्सिडी के लिए अहल नहीं है, क्योंकि वो 1000 यूनिट कंज्यूम करेगा या 800 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, और वो उसने 4-5 मीटर सिर्फ इसलिए लगाए हैं ताकि वो हर मीटर पे 200 कैटेगरी से कम रहे और वो सब्सिडी के लिए फायदा उठाए। यहाँ एक और बात भी मैं आपको क्लियर करता चलूं कि जो रेंट का है वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, कि जो रेंट पे लोग हैं, क्योंकि उनके नाम पे मीटर नहीं है और वो मुख्तलिफ वक्तन फवक्तन वो अपने रेंटल घर चेंज भी करते हैं, तो वो उनके लिए क्या ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा? तो उनके लिए भी बिल्कुल रहेगा। देखें, उसमें ये है कि आप क्यूआर कोड के थ्रू वहां आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी कि आप रेंटल हैं या आपका खुद का वो घर है, तो आप उसको वो सिलेक्ट करके और अपने क्वाइफ एंटर कर सकते हैं एज अ प्रूफ कि देखें जी मैं रेंटल बेसिस पे किसी घर का मैं रह रहा हूँ। आप अपना सीएनआईसी नंबर एंटर करें, उस सीएनआईसी नंबर की बेसिस पे अगर आप अहल हैं सब्सिडी के लिए, जैसे मैंने आपको कहा आपका खानदान नंबर है, नाजरा ने डिक्लेयर किया हुआ है, उसके मुताबिक जी। आपके वो बैक एंड पे क्वाइफ मैच करेंगे, और अगर आप अहल हैं तो आपको मिलती रहेगी, चाहे आप रेंटल के घर पे रह रहे हैं। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल के अंदर एक मामला और भी है कि जो मुस्तहिक की डेफिनेशन है वो क्या होगी। जो बंदा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में फॉल नहीं करता होगा, क्या उसको वो सब्सिडी नहीं मिलेगी? जी, फिर उसका मैकेनिज्म देखेंगे उस वक्त। अभी इसको इनिशियली लेवल पे हम पहले लोगों को ये चाह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन हो जाए, और मुख्तलिफ मैकेनिज्म्स अभी ज़ेर गौर हैं, उसमें अंडर डिस्कशन है। उसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक है, नेशनल सोशल इकोनॉमिक रजिस्ट्री में भी इस तरीके से है। उसके अलावा और भी मुख्तलिफ मैकेनिज्म्स हैं जो इसके, क्योंकि कोई एक इंडिकेटर नहीं है, उसमें मुख्तलिफ इंडिकेटर्स के थ्रू भी आप जज कर सकते हैं कि क्या कोई उस सब्सिडी के लिए अहल है या नहीं है। तो अगर तो नहीं है, बिलफर्ज अगर किसी की पर एनम इनकम या पर मंथली जो इनकम है वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है, और उसके बावजूद भी वो इस तरह सिंगल फेज कंज्यूमर से सब्सिडी उठा रहा है, तो आई थिंक वो एलिजिबल नहीं होना चाहिए, और इसी तरीके से फिर उसकी सब्सिडी खत्म हो जाएगी आगे जाते ये 4 क्योंकि फैजान महीनों साहब में, एक जब ऐसी जैसे चीज ये है जो आपने चीज लफ्ज इन्फोर्स हो बोला जाएगी। कि सिग्निफिकेंट अमाउंट अगर उसकी अर्निंग नहीं है, यहां पर ही लोग कंफ्यूज हैं। इसकी सिग्निफिकेंट अमाउंट की कैप क्या रखी गई कि कोई कितना कमाता होगा तो फिर वो जो है वो उसको सब्सिडी दी जाएगी, या उससे ऊपर अगर कमाता होगा तो नहीं दी जाएगी? आप देखें इसमें बात तो यही है ना कि आपका जो क्राइटेरिया, जैसे अभी मैं आपको बता दूं कि पूरे पाकिस्तान को ना एक 5 क्वांटाइल में डिवाइड किया गया। वो 5 क्वांटाइल, उसमें एक पीएमटी पॉवर्टी इंडेक्स एक मैकेनिज्म है, वो उसके थ्रू आपने पूरे पाकिस्तान को बेस्ड ऑन योर इनकम, बेस्ड ऑन योर रेजिडेंशियल क्वाइफ जो और भी हैं, उसके बेसिस पे पाकिस्तान को 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया। उसमें मैं जो जो सबसे पीएमटी जिसका स्कोर 1 है, फिर उसमें डिफरेंट स्कोर्स हैं, ठीक है, उनकी रेंजेस हैं। अगर आप एक स्कोर में, फॉर एग्जांपल अगर आपका पीएमटी स्कोर कम है, तो दैट मींस यू आर टुवर्ड्स पॉवर्टी इंडेक्स, राइट। इसी तरीके से फिर सेकंड क्वांटाइल है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। जो फिफ्थ और फोर्थ वाले हैं वो ऐसे हैं जो कि आप, चूंकि ये मतलब मेरा तो काम नहीं है, लेकिन ये जो हमारे इदारे हैं जो सर्वे करते हैं, उन्होंने इन चीजों को डिवाइड किया और उनकी वो रेंजेस उनके पास हैं। तो इस तरह उन्होंने जो चौथा और पांचवा जिस क्विंटल में आता है, तो वो मेरी तरह के लोग या आपकी तरह के लोग होंगे जिनको उस सब्सिडी के लिए एलिजिबल नहीं है, और उनकी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट जो भी उन्होंने डिसाइड की हुई है इन टर्म्स ऑफ इनकम, कि जो इस इनकम कैटेगरी से ऊपर आते हैं वो इस क्वांटाइल में आते हैं, उसमें खाली इनकम नहीं है और भी चीजें हैं। तो और जिनका पॉवर्टी इंडेक्स कम है, और वो चाहे पहला क्वांटाइल है, दूसरा है या तीसरा है, तो ये उसके मुताबिक वो फिर उस सब्सिडी के लिए एलिजिबल होगा, और वो फिर उसको कंटिन्यू रहती रहेगी। ये जो क्राइटेरिया है, ये अभी जिसको कहते हैं कि ये किसी एक इदारे की, आप ये नहीं कह सकते कि ये पावर डिवीजन ये बना रहा है, ये एक पॉलिसी डिसीजन है जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने इसको बनाया है, और मिलके आगे भी इसको इसको जेर ये गौर है। टेक्निकलिटीज सारी सुनकर जलेबी की तरह मामला सीधा लगता है, लेकिन आम आवाम को ये नजर आता है कि पाकिस्तान में ऐसे मुआहदे किए गए जिस पे कैपेसिटी चार्जेस की वजह से बोझ उन पर डाला जा रहा है, और फिर वो महंगी बिजली खरीद रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनके लिए जो है ये मसला बन रहा है। तो क्यों नहीं फैजान साहब, ये जो कैपेसिटी चार्जेस वाला मामला, IPPs वाला मामला, 2050-2055 तक के जो मुआहदे किए गए हैं, इनको रीथिंक किया जाए, इनसे निगोशिएट किया जाए, और ये मामला
हल किया जाए ताकि बोझ कम पड़े आम सार्फिन पर, पाकिस्तानी अवाम पर? जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है और इसी इसी की एक कड़ी है कि अभी जो आईपीपी की नेगोशिएशंस हुई हैं उसमें कोई 3.5 ट्रिलियन रुपीस जो हुकूमत ने जो अवाम पे आगे जाके बर्डन बनने थे उसको रिलीव किया। इसी तरीके से जो हमारे जेनकोस के पावर प्लांट्स हैं वो कोई डिस्पोज ऑफ हुए हैं 47 अरब रुपए में। तो वो अब जो आईपीपीज कुछ जो हो सकते थे आपने कैपेसिटी पेमेंट्स जितनी उनकी नेगोशिएशंस करके आप कम कर सकते थे वो तो आपने कम की, नंबर वन। नंबर टू, कुछ रिटायर हो सकते थे वो भी आपने रिटायर किए, कुछ डिस्पोज ऑफ हो सकते थे वो भी आपने डिस्पोज ऑफ किए। अब ओवरऑल चूंकि एक सिस्टम आपने निजाम चलाना है और हर कॉन्ट्रैक्ट की एक डिफरेंट तरीके से डिफरेंट दौर में साइन हुए हैं और वो उनका मतलब डिफरेंट उनका टेन्योर है, डिफरेंट तरीके से वो रिटायर हो रहे हैं, डिफरेंट मौकों पे रिटायर हो रहे हैं और फिर आपको उनकी जरूरत भी है। बाज औकात लोग कहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी, सारी आपकी रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली पैदा होनी चाहिए, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ आपको फिर और भी कुछ पावर प्लांट्स चाहिए जो क्विक रैंपिंग अप वाले पावर प्लांट्स होते हैं, तो आपको इन पावर प्लांट्स को भी रखना कुछ हद तक मजबूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पे हुकूमत गौर नहीं कर रही। अब अभी आप देखें जो आगे हमारी जनरेशन प्लानिंग है उसको तो बिल्कुल हमने कुछ 7 से 8 हजार मेगावाट के पावर प्लांट्स हमने रिडंडेंट करके उसको बाहर निकाला है कि हमें ये पावर प्लांट्स नहीं चाहिए।